तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जो कि प्रबंध नगर सीतापुर हरदोई बाईपास रोड पर स्थित है। और ये इंस्टीट्यूट को लगभग 16 वर्षों से चलाया जा रहा है। और इस इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे देश विदेश के विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आज पोस्टेड हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। के लिए तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? सर, मैं मशीन रूम से स्टार्ट करूँगा। आइए सर, दिखाइए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैब है फार्मेसी में, क्योंकि जो भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन जो भी हम लोग परचेज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसी लैब में जो है बनाते हैं। एक आपका सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स, उसके अंतर्गत ये लैब आती है, जिसमें कि टैबलेट है, पाउडर है, और उससे जैसे टैबलेट जो बनता है उसके ग्रेन्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है सर, आइए हम आपको टैबलेट मशीन अपनी दिखाते हैं। सर, ये हमारी रोटेटरी टैबलेट पंचिंग मशीन है। और जैसे कि बाकी कॉलेजों में सिंपल हैंडमेडेड मतलब जो है मैनुअल मशीनें होती हैं, लेकिन ये हमारी टोटल ऑटोमेटिक मशीन है। ये मशीन आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं, जो कि सेटअप हमारे पास बना हुआ है। इसमें एक बार में 10 पंच लगे हुए हैं, जो कि एक बार में 10 टैबलेट निकालते हैं। टैबलेट का शेप एंड साइज उसको हम डाई से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमें हार्ट शेप का चाहिए तो हम उसी तरह की डाई लगा लेते हैं और उसी तरह की हमारी टैबलेट बन जाती है। उसमें कितने mg क्या है वो कैलिब्रेशन हम लोग बाद में करते रहते हैं। जैसे हमने जो 10 टैबलेट बना ली, फिर हम उसको कैलिब्रेट करते हैं कि जैसे 500 mg हमारी बननी है वो है कि नहीं है। तो उसको कई पैरामीटर होते हैं टेस्टिंग के, जिन पे हम वेरीफाई करते हैं। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो उस चीज़ को फिर हम आगे फॉलो कर देते हैं, वरना जो भी रिक्वायरमेंट रह जाती है उसको हम फिर दोबारा एनालाइज करके तब हम अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। जैसे कि हमारा ये जो स्प्रे ड्रायर है सर, इसमें जो टैबलेट होती है, जैसे पहले बिना कोटिंग की टैबलेट आती थी तो उनको खाने में थोड़ी सी परेशानी होती थी। जैसे बच्चा या कोई भी एडल्ट जब उसको मुंह में लेता था, डालता था, पानी लेता था, तो वो उसी में डिसॉल्व हो जाती थी। उस कारण से उसको वोमिट होने के चांस ज़्यादा होते थे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर कोटिंग कर दी जाती है। जैसे शुगर की कोटिंग है, कलर कोटिंग है। जैसा कि आप देखते होंगे बहुत सारी टैबलेट है कलरफुल रहती हैं। तो कलरफुल वो कैसे होती हैं, उन पर क्या होता है, तो वो इसी मशीन के द्वारा उस पर कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो मुंह में न खुल के वो स्टमक में जाती है, तब वहाँ पे अपना धीरे धीरे करके वो डिज़ोल्व होती है। ठीक है सर। तो ये कोटिंग मशीन है हमारी, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, सॉफ्टवेयर पे है। अगर हम मान लीजिए किसी भी टैबलेट को डालते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर हम रेड कलर से उसको हम कोट कर रहे हैं तो 10 टैबलेट अलग अलग होंगी, 10 टैबलेट एक ही तरह की होंगी जो वो एक पैकेट में। हाँ, एक पैकेट में होता क्या, जो मैनुअल हम चीज़ें करते हैं उन मशीनों में क्या होता है कि 10 टैबलेट अगर हम डालते हैं तो 10 अलग अलग डिफरेंट कलर रहेंगी रेड, मगर कोई कम रेड होगी, कोई ज़्यादा रेड होगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई वो नहीं होती। ये अपने हिसाब से कलर ले लेता है और कितना उसको देना है वो सब हम लोग फीड कर देते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा उसको ले लेता है। ठीक है सर। और उसके बाद जैसे ये हमारी स्प्रे ड्रायर के नाम से है, इसमें क्या है, जैसे हम पाउडर जो यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको हम इस पर जो है बनाते हैं। जैसे किसी मिल्क का पाउडर है या किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, उससे जो हम लोग जो है पाउडर बनाते हैं, जैसे आयुर्वेद में बनते हैं कि प्लांट के मेडिसिन मतलब लीफ से है, स्टेम से है, तो उस चीज़ को हम इस पर करते हैं। और जब मैनुअल करते हैं तो मैनुअल में उसके जलने के चांस होते हैं, जिससे उनके इंग्रेडिएंट जो खराब हो जाते हैं। लेकिन तो इसलिए जो चीज़ हम जैसी चाहते हैं वैसी ही मिलती है, यानी उसमें जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होंगे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं वो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर पे सीखते हैं। सॉफ्टवेयर, क्योंकि ज़्यादातर सर देखिए होता क्या है कि जब बच्चा जाता है तो उसको जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, रैनवैक्सी, सिप्ला, कैडिला, उनमें इन्हीं मशीनों पे काम करना पड़ता है। यहाँ से आप ट्रेन करके हम टोटली ट्रेन कर देते हैं। ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे जाए और उसको वो चीज़ें ना दिखें। जब उसको नहीं दिखेंगी तो वो फिर वो चीज़ें कर नहीं पाएगा, तो उसको वहाँ पे कई चीज़ों का फेस कर मतलब कई कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। तो हम उसी पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करती हैं। बस डिफरेंस ये होता है, यहाँ हम अपने लिए बनाते हैं, वहाँ हम बेचने के लिए बनाते हैं। तो केवल क्वांटिटी का जो होता है वही वेरिएशन होता है, बाकी प्रिंसिपल और मशीनों का सब सेम होता है। हमारा प्लांट है सर,
जिससे कि जो भी बच्चा हमारी लैब टेस्टिंग करता है, तो अगर मान लीजिए टैप वाटर से वो लैब टेस्टिंग करेगा तो उसमें पहले से ही उसमें इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, तो वो प्योरिटी नहीं चेक कर पाएगा। अब किसी चीज़ की अगर हमें प्योरिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमें डिस्टिल वाटर ऐसा हो जो फुल फॉर्म में प्योर हो, तभी तो हम इंग्रेडिएंट उसमें चेक कर पाएंगे। वरना अगर ऑलरेडी उसमें जो है कुछ मिला होगा तो वो भी शो करने लगेगा। तो उसके लिए हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। और साथ में हमारा एक ये सर HPLC वाटर प्लांट लगा हुआ है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम के नाम से लैब है ये हमारी। और जैसा कि जो टैबलेट बनती है, तो टैबलेट बनने के बाद में सारा प्रोसीजर बंद नहीं हो जाता, उसके बाद कई पैरामीटर होते हैं जिन पे हम उनको चेक करते हैं। जैसे इम्प्योरिटी चेक करते हैं कि कितने % वो मतलब प्योर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 500 mg के हमने टैबलेट बनाया, तो क्या वो एक्चुअल में 500 है। ऐसी है हमारी जिसमें हम किसी भी केमिकल को, अननोन सॉल्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल वो है कौन। और मान लीजिए कोई टैबलेट हम डिजॉल्व करते हैं तो उसकी भी वो देख सकते हैं कि उसमें 500 mg मौजूद है नहीं है, या वो कितने % प्योर है। अच्छा, ये मशीन सर वर्क कैसे करती है? सर मतलब ये टोटली सॉफ्टवेयर पे है। अच्छा, कैसे सॉफ्टवेयर पे कैसे, मतलब ये नाम कैसे बताती है, या ये कैसे बताती है इसमें इतना कम है या ज़्यादा है? सर ऐसा होता है कि इसके लिए एक कॉलम होता है, और वो कॉलम इधर आप लगा हुआ है साइड में, और हम किसी भी ड्रग को, जिस ड्रग का हमें रिजल्ट लेना होता है सर, उसको हम इधर से इंजेक्ट कर देते हैं, और उसकी जो पीक आती है उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। जो हमारी IP USP हैं जो हाई लेवल पे, उनसे स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम चीज़ें जो है सर बनाते हैं, तो जब हम बनाते हैं तो उसको किसी न किसी से कंपेयर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ड्रग होती है उससे कंपेयर करते हैं, तब हमें ये पता चल जाता है। हमें अननोन भी पता चल जाता है और नोन तो हमें पता ही होता है, तो हम वो इससे दोनों काम ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ड्रग है जिसके विषय में हमें पता ही नहीं है वो क्या है, ठीक है सर, तो उसको भी हम इससे पता कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली मशीन है। और जैसा कि मैंने बताया था आपसे HPLC वाटर के विषय में, वो वाटर इसी के कॉलम को वॉशिंग में यूज होता है। मान लीजिए एक किसी सैंपल को हम लगा देते हैं, उसका पीक लेने के बाद में फिर हम इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद में फिर दूसरा लेते हैं। जब हम 3 का मीन लेते हैं तब जाके हमारा एक्चुअल रिजल्ट आता है। ये अब हम आपकी बात करवाते हैं हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। सबसे पहले तो आके और ऑल रीजन न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स है कि आप लोग ने हाइजिया इंस्टीट्यूट तक आने का कष्ट किया, और आपको बहुत साधुवाद, बहुत बधाई देता हूँ आपके नए चैनल के लिए। हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 2005 से फार्मेसी एजुकेशन में काम कर रहे हैं। सन 2005 में हमने अपना पहला इंस्टीट्यूट हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लखनऊ शुरू किया था। 2005 के बाद से लेकर अभी तक 2020 अब हो रहा है, फार्मेसी एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी एजुकेशन में हाइजिया ग्रुप काम कर रहा है। और हमारे 3 इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसी कैंपस में आपने देखा होगा। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा फार्मेसी कैंपस है। इस कैंपस में हमारे पास में बी फार्म की 300 सीट्स हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी की 180 सीट्स हैं, और एम फार्म 3 स्पेशलाइजेशन में जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स में 15-15 सीट मिला के 45 सीटें टोटल होती हैं। और सारा यूजी और पीजी कोर्सेज जो हैं, यानी कि जो हमारे बी फार्म और एम फार्म कोर्सेज हैं, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, AICT से अप्रूव्ड है और PCI से भी अप्रूव्ड है। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, अब जैसे थोड़ा सा बदलाव आ गया है, कोविड-19 है, तो इसमें सर जो नए एडमिशन्स आ रहे हैं उनका क्या स्टेटस हुआ इस बार? तो क्या फ़र्क पड़ा इस बार कोविड-19 के चलते नए एडमिशन्स आने में? देखिए, कोविड-19 के साथ अब हमको बार बार सरकार ये समझा रही है, और पिछले
3 महीने से हम लोग मार्च 22 से जब पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हम सबसे आह्वान किया गया था कि हम एक सिंगल डे का कर्फ्यू रखेंगे, उस दिन से लेकर आज तक सभी सरकारी एजेंसीज और सभी तरह की NGOs आपको और हमको बार बार इस बात को समझा रही है कि हमें किस तरह से अब इसको कोविड से बचना है और किस तरह से अब कोविड के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको हर प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरी तरह से सबको पता है। उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने पाया होगा जब आप कॉलेज में आए होंगे तो गेट पे आपको एक हैंड सैनिटाइज़र मशीन मिली होगी जो कि टचलेस मशीन है, वो हमने अपनी हर बिल्डिंग में इंस्टॉल कर रखी है। हमारे गेट पे वो मशीन इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा वहाँ पे हम मास्क और शील्ड भी रखे हुए हैं, बिना मास्क के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं है। साथ ही अगर किसी के पास मास्क नहीं है, कहीं गिर गया है, खो गया है आते जाते में, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क प्रोवाइड करते हैं और एक शील्ड देते हैं। वो मास्क पहन के और वो शील्ड लेके ही वो आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है इस कॉलेज परिसर में प्रवेश कर सकता है। अब इस प्रवेश के पश्चात में आने के बाद उसके पास हर बिल्डिंग में अगर मान लीजिए कहीं किसी वर्ष उसका हाथ कहीं पे छू जाता है या किसी भी वस्तु को वो छूता है तो उसे दोबारा आवश्यकता पड़ती है सैनिटाइजेशन की। तो उस वजह से जो है हमने हर बिल्डिंग के एंट्रेंस पे वही टचलेस मशीन्स लगा रखी हैं, जिसका उपयोग सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब बात आती है, आपने पूछी एडमिशन्स को लेकर। तो एडमिशन्स के लिए दो बातें हैं, क्या असर हो रहा है या उसका असर नहीं हो रहा है। अभी चूँकि हमारे यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं वो 70% तक के एडमिशन्स जो होते हैं वो यूपी बोर्ड के बच्चों के होते हैं। यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट 12वीं कक्षा का इंटरमीडिएट का अभी तक नहीं आया है, जो कि 27 जून से एक्सपेक्टेड है, 27 जून को एक्सपेक्टेड है। CBSE और ICSE के शायद उनके इंटरमीडिएट के एक एग्ज़ामिनेशन अभी बची हुई है, वो भी आने वाले कुछ वर्षों में हो जाएगी। तो हमको ये देखना है कि जब इन बच्चों की परीक्षा हो जाती है, रिज़ल्ट्स आ जाते हैं और जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, UPSEE की प्रवेश परीक्षा है वो भी 2 अगस्त को होना तय पाया गया है। तो सारे एडमिशन्स इन्हीं के पास में होंगे और इस बार निश्चित रूप से हमारा सेशन कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पिछली बार के बच्चे पास आउट होते हैं, जिन्होंने हमको पिछले साल अप्रोच किया था, लेकिन चूंकि हाइजा इंस्टीट्यूट में पहले से सारी सीटें भर जाती हैं, जो लोग पिछले साल एडमिशन नहीं पा पाए थे वो लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं। वो लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हम लोग उनको जो है प्रोविजनल एडमिशन अभी दे रहे हैं, क्योंकि जो वैकेंट सीट्स होती हैं वो हम जब स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो जाती है उसी के बाद तत्पश्चात उस पर एडमिशन कंफर्म करते हैं। अच्छा सर, जब इंस्टीट्यूट बंद हुआ, अभी लॉकडाउन रहा 2.5 महीने, इंस्टीट्यूट बंद रहा, तो सर आपने कैसे मैनेज करा इस इंस्टीट्यूट को, कैसे मैनेज करा इंस्टीट्यूट के तमाम खर्चों को? देखिए, सर्वप्रथम तो उसमें इंस्टीट्यूट के जो खर्चे मैनेज करने की बात है, जैसा कि था तो हमारे चेयरमैन जो हैं श्री लकी जाफरी जी, उनसे हमारी बात हुई, हमारे स्टाफ के दूसरे सीनियर मेंबर्स के सब ने मिलकर एक मीटिंग करी और मार्च के महीने में, चूँकि हम लोग को आगे का पता नहीं था कि मई में एग्ज़ामिनेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मार्च के महीने में पूरी तरह से सारी ऑनलाइन क्लासेस हर साल के वर्षों की, चाहे डिप्लोमा के बच्चे हों, चाहे B.Pharm के बच्चे हों या M.Pharm के बच्चे हों, उनकी सबकी पूरी कक्षाएं ऑनलाइन निरंतर जारी रहीं और उनका सिलेबस हम लोगों ने समय रहते कंप्लीट कराया। सारे स्टाफ की और सबकी सैलरीज जो हैं फरवरी मंथ की, मार्च मंथ की, उनको सबको दी गई और जो इस मंथ की सैलरीज भी जो है हमारे पूरे स्टाफ को हम लोग ने निरंतर जारी रखी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे कोविड-19 से गार्जियंस काफ़ी डरे हुए हैं। हाँ जी। तो वो बच्चों को कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी भेजने में बहुत डर रहे हैं। सर इस पर आप क्या कहेंगे गार्जियंस को? देखिए, मेरे पास में
ऑन एन एवरेज रोज़ जो एडमिशन्स के लिए गार्जियंस आ रहे हैं, पिछले गार्जियंस की बात हो रही है सर, जो पिछले गार्जियंस हैं उनके भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, उनसे मेरी काफ़ी बात होती रहती है। और मेरा जो नंबर है सभी गार्जियंस के पास में होता है, मैं 24/7 सबके लिए अवेलेबल हूँ। तो हम लोग ने एक विशेष व्यवस्था ये करी थी कि उनको हमने इस बात का आश्वासन दिलाया और इस बात को जाके हमारे स्टाफ ने और हमने इस बात की तस्दीक करी है कि आसपास के जो हॉस्टल्स बनाए रखे हैं जहाँ की बच्चे रहते हैं, भाई कॉलेजेस को तो हमने पूरी तरह से सैनिटाइज़ कर लिया, हर जगह पे हमने एक एक वीक का एक सिस्टम बना रखा है। हालांकि अभी इतने बच्चे भी नहीं आते हैं, अभी कोई बच्चा नहीं आता इनफैक्ट, और ना फैकल्टी आ रही है, लेकिन हमने कॉलेज की लैब, क्लासरूम्स, ये सारी जगह को प्रॉपरली जो है सैनिटाइज़ करके रखा हुआ है और एक एक हफ्ते में हम उसको दोबारा करते रहते हैं। इसी की तरह हमने जो हमारे हॉस्टल्स हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, वो हॉस्टल के ओनर से बात करके उनके साथ उनको हमने सहयोग करके वो हॉस्टल में जो बच्चों के रहने के कमरे हैं उनको भी सैनिटाइज़ करवा दिया और उसको हम प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जब बच्चे उनके आके यहाँ पे रहेंगे तो हमारा जो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है वो निरंतर जारी है। और किस तरह से बच्चों को हम लोग पूरा वीडियो ट्यूटोरियल द्वारा और यहाँ पे रह के उनको सबको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अच्छा, तो सर क्लासेस में भी कुछ फ़र्क करेंगे कि क्लासेस में फ़र्क पड़ेंगे? देखिए क्लासेस में किस तरह से फ़र्क होगा या नहीं होगा ये तो यूनिवर्सिटी हमको आगे अपने इंस्ट्रक्शंस भेजेगी, लेकिन चूंकि हम लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो कुछ बात है ऐसी कि शायद अभी देखिए अभी यूनिवर्सिटी से उस बारे में कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमको नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसी बात ज़रूर है कि हम लोग अल्टरनेट बेस पे जो है क्लासेस करा देंगे। अल्टरनेट डे पे क्लास कराने का मतलब ये होगा कि अगर एक बच्चा जो है 60 की कैपेसिटी की क्लासरूम है तो उसमें हम 30 बच्चों को बैठाएंगे और अल्टरनेट डे या उसको 2 शिफ्ट में चला के क्लासेस कर लेंगे ताकि सारे बच्चों को उसका फ़ायदा भी मिले और इकट्ठा एक समय में ज़्यादा भीड़ ना हो। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ मैसेज देंगे गार्जियंस को या पब्लिक को? गार्जियंस को और आम पब्लिक को मैं ये बताना चाहूँगा कि कृपया सरकार द्वारा समय समय पर अपने विभिन्न माध्यमों द्वारा जो आपको बात बताई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जब भी बाहर निकलें अगर ज़रूरी हो तो बाहर निकलें और मास्क पहन के जाएं, ये सारी बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखें क्योंकि अब आपको पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड से मुश्किल से जो है 2.8 से 3% का मोर्टालिटी रेट है और वो मोर्टालिटी रेट भी जो है जिसमें उन लोगों के पास ज़्यादा है जो कि जिनकी एक 60 वर्ष से ऊपर की आयु हो या जिनके कोई दूसरे मरीज़ हों जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो आपको ज़्यादा पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप सिर्फ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने हाथ बराबर, जो कि आप लोग सब बार बार सुनते आ रहे हैं, वही बात को बार बार कहने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो आप इसको इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम और आप मिलकर इस महामारी से निजात पालेंगे और हम लोग सब ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए ताकि हम लोग इससे पार पा सकें। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ऑल रीजन न्यूज़ आपको अगेन और आपको अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज हमने आपको दिखाया हाइजीन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी को और यहाँ के डायरेक्टर साहब से भी आपकी बात करवाई और आज यहाँ की हमने मशीनें भी देखी, इक्विपमेंट्स भी देखे और कोविड-19 के चलते जो प्रिकॉशंस स्कूल ने लिए हैं वो भी हमने काफ़ी देखे। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आतिफ खान, ऑल रीजन न्यूज़।